गुड इवनिंग सभी को। और आप हैं मेरे साथ स्टडी विद मनीषा प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कि मैं आपको पेपर से रिलेटेड तैयारियां कराती हूं। तो आज मैंने लिया है फ्रांसीसी क्रांति टॉपिक, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ 9वीं क्लास का पार्ट 1 है आपकी इतिहास की बुक का। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हम आज करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और ज़्यादातर सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो 1789 में अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1789 में फ्रांस में आज़ादी के लिए क्रांति हुई। इस समय फ्रांस पर लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां निरंकुश और अत्याचारी शासक था, ठीक है। यानी कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस में लुई 16 का शासन था, और लुई 16 जो था बहुत ही निरंकुश और दमनकारी शासक था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, लिब्रे क्या था? लिब्रे क्या था? तो इसका आंसर भी सभी बच्चे जानते होंगे। इसका आंसर था फ्रांस की मुद्रा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता है। 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया था। यानी कि लिब्रे जो वहाँ की मुद्रा थी, पैसा, उसको 1794 में ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर फिर नई व्यवस्था शुरू की गई। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो ये भी सभी जानते होंगे। इसका सही उत्तर है सी, लुई 16 का। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लुई 16 फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और लुई 16 1774 में राजगद्दी पर बैठे थे। लुई 16 एक निरंकुश शासक थे, जिनके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, स्टेट से क्या अभिप्राय था? स्टेट क्या होता था फ्रांसीसी समाज में? अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था। बी, धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था। सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, या फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। तो इसका सही उत्तर आप सब सोच लीजिए, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही उत्तर है डी, फ्रांस का सामाजिक वर्ग विभाजन। यानी कि फ्रांस का समाज जो था वो 3 स्टेटों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ठीक है। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी आते थे। इसके साथ साथ किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, व्यापारी, अदालती कर्मचारी इत्यादि भी तीसरे वर्ग में ही से ही संबंधित थे। चलिए चलते हैं प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? तो द्वितीय स्टेट, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, कुलीन वर्ग जो था वो द्वितीय स्टेट से संबंधित था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट किसान तृतीय स्टेट से संबंधित थे। चलिए छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न भी काफ़ी इजी है। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अब आपको बताना कौन शामिल नहीं था। अदालती कर्मचारी थे, बड़े व्यवसायी भी थे, किसान भी थे, कुलीन वर्ग। इसका आंसर होगा कुलीन वर्ग, क्योंकि कुलीन वर्ग तो दूसरे स्टेट से संबंधित था, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। चलते हैं प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, पादरी जो थे वो प्रथम स्टेट से संबंधित थे। चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ। फ्रांसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ ये आपके लिए वैसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 90% जो जनसंख्या थी वो किसान थी। 90% जनसंख्या किसान थी, और हालांकि 60% भूभाग पर कुलीन, पादरी और तृतीय स्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था, ठीक है। 9वां प्रश्न, इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट थी? जिन बच्चों ने ये पढ़ रखा होगा उनके लिए आंसर बहुत इजी है। तो इनमें से किसके लिए कर देने के लिए छूट थी? पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील, छोटे किसान। तो पादरी जो थे उनको टैक्स देने से छूट मिली हुई थी, ठीक है। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? तो आपको बताना है प्रत्यक्ष कर कौन सा था। इसका सही उत्तर है टाइल। टाइल
जो था वो प्रत्यक्ष कर था। राज्य द्वारा सीधे तौर पर लिया जाने वाला कर टाइल कहलाता था और टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था। प्रश्न 11, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया टाइद जो था वो चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो फ्रांस की जनसंख्या उस समय 2.8 करोड़ थी। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन हैं? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक या वोल्टेयर? तो टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के जो रचनाकार हैं वो मॉन्टेस्क्यू हैं, ठीक है। उन्होंने ये बुक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के जो लेखक हैं वो हैं लॉक, जॉन लॉक ने ये बुक लिखी थी। इसमें देवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया था कि देवीय अधिकार कुछ होते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन हैं? द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। अगला प्रश्न 15 है, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर है वो स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 1789 में, ठीक है। इसका सही उत्तर ये है, स्टेट जनरल का जो आह्वान किया गया था वो 20 जून 1789 को किया गया था। इसका नेतृत्व मिराबियो आबे सीए ने किया था। इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह हुआ। 14 जुलाई को बास्तिल पर क्रांतिकारियों ने हमला किया और कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया गया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? तो ये संविधान बना 1791 में, ठीक है। 1789 में स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट ने एक नेशनल असेंबली का गठन किया और इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया था, जिसका मुख्य लक्ष्य था संविधान तैयार करना, जो 1791 में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांस गणराज्य कब बना? तो फ्रांस 1792 में गणराज्य बना। 1789 की क्रांति का इतना प्रभाव पड़ा कि 1791 में फ्रांस में संविधान बना और 1792 में फ्रांस गणराज्य घोषित किया गया और 1793 में लुई 16 को फांसी दे दी गई। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में बना। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई, ठीक है। तो 18 जून 1815 को फ्रांस के सम्राट 18 जून 1815 को फ्रांस के सम्राट नेपोलियन की सेना का सामना ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी की संयुक्त सेना से हुई। अंततः नेपोलियन की हार हुई। और आज का अंतिम प्रश्न 20, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक रूसो ने लिखी। इस पुस्तक में रूसो ने सभी के लिए मत देने के अधिकार के बारे में लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांत की व्याख्या भी की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब ये जो सीरीज़ है ये 3 पार्ट में पूरी होगी। ये पार्ट 1 था जिसमें आज के पहले 20 प्रश्न थे। मेरे पास इस चैप्टर से टोटल 50 प्रश्नों के उत्तर हैं, जिनके कि मैं 3 पार्ट में आपको पूरा करूँगी। आज मैंने 20 क्वेश्चंस को लिया है और कल मैं फिर 20 क्वेश्चंस को लूँगी। तो इस तरह से ये वीडियो 3 पार्ट में कंप्लीट होगी और आप सभी बच्चे इसको सीरियसली पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। धन्यवाद। और इसी प्रकार की बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपके लिए महत्वपूर्ण नोट्स मिल सकें और इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जा सके। धन्यवाद।